ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट लेक्चर बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज 8th लेक्चर। अब तक 7th लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं, ओके, एंड दिस विल बी योर 8th लेक्चर ऑन द बेसिक कंसेप्ट। we will see we will see in this lecture bundle conductor, then some important notes as far as the exam is concerned. Okay, that's it. Clear है इधर तक? Okay, that's it. तो चलो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? 7th लेक्चर में क्या देखा था? ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर कैसे निकालते हैं? ओके, दैट्स इट। उसका एक फॉर्मूला है 2x + 1 इंटू स्मॉल डी हमने कंसिडर किया था। तो x इज द क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स इन द स्टैंडर्ड कंडक्टर, एंड स्मॉल डी इज योर डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड ऑफ द कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। देन हमने देखा था स्किन इफेक्ट के बारे में, सब कुछ देखा था। ओके, वी हैव सीन स्किन इफेक्ट। ओके, तो मेन रीजन क्या है स्किन इफेक्ट का? तो हमने देखा द मेन रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस। ओके, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस, वो मेन रीजन है। ओके, देन योर वी हैव सीन दैट स्किन इफेक्ट इज और स्किन इफेक्ट क्या होता है? इट इज द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, उसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, दैट्स इट। देन हमने देखा था स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, A इंटू म्यू आर इंटू एफ, एंड उससे क्या होता है, स्किन इफेक्ट से इफेक्टिव एसी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, एंड इट RAC इज इक्वल टू हमने देखा था 1.6 टाइम्स ऑफ RDC। ओके, दैट्स क्लियर है। एंड जाते लास्ट में हमने देखा था स्किन डेप्थ इज इक्वल टू, स्किन डेप्थ के बारे में सुना था। स्किन डेप्थ मतलब क्या? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द करंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इनटू द कंडक्टर। ओके, कंडक्टर के सरफेस से जब सेंटर की तरफ जाओगे, जहां तक करंट है उतना डिस्टेंस मतलब क्या है, वो स्किन डेप्थ। ओके, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला हमने देखा था, स्किन डेप्थ इज इक्वल टू √ρ डिवाइडेड बाय पाई f म्यू 0 इनटू म्यू r। दैट्स इट, इधर तक वी हैव सीन। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो और मैंने बोला था एक कंसेप्ट रह गई थी स्किन इफेक्ट की, एंड हमने देखा, हाँ, और लास्ट में देखा था हमने डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्किन इफेक्ट एसी में होता है। ओके, और हाँ, मैंने बोला था एक कंसेप्ट, एक मतलब छोटा सा कंसेप्ट रह गया था। ओके, स्किन इफेक्ट का। ओके, दैट्स इट। थोड़ा सा एक बुक में दिया है, मैंने इधर ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, तो उसमें बुक में दिया है तो हम एज इट इज लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट है उस कंसेप्ट पे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, मतलब अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो सपोज इन केस कुछ तो आया तो हम उस बुक के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन मैंने उतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया है उस कंसेप्ट पे, और मुझे भी थोड़ा डाउट है, लेकिन कुछ तो आया। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है। ये देखो भाई, क्या है, अभी हम पूरा पावर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, उसमें एक का डाउट है, मतलब हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें हमारा एक क्वेश्चन सिर्फ हमें मिस कर रहे, उतना तो बनता है। ओके, एक क्वेश्चन में डाउट है हमें। ओके, और वो डाउट ऐसा भी नहीं कि वो बुक में दिया है, उस बुक में, लेकिन मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया। सपोज उस बुक मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, ओके, तो उसका सही होगा या गलत ये मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है वो कंसेप्ट। ओके, सही है तो वेल एंड गुड, गलत होगा तो 100 में से 1 जा सकता है हमारा मार्क। ओके, उतने में तो ठीक है, उतना में इतना ये नहीं होता। ओके, ठीक है, लेट्स इट, क्लियर है। और उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत कम है। ओके, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रहनी चाहिए, इसलिए मैं वो कंसेप्ट उस बुक से ही आपको बताता हूं। इफ इट कम्स, अनफॉर्चुनेटली इट कम्स, देन वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट बुक ओनली। ओके, दैट्स इट, क्लियर है। ओके, क्लियर है इधर तक? ठीक है। ओके,
तो स्किन इफेक्ट का एक बार मुझे चेक करने दीजिए whether it is visible and it is going or not. Okay, that's it. Yeah, it's going on and it's visible also. Okay, ठीक है. Okay, that's it. हाँ, तो ठीक है, वो कंसेप्ट देखते हैं. उन्होंने क्या बोला है, अभी हमने स्किन इफेक्ट देखा. क्या देखा? स्किन इफेक्ट. ओके, तो आपने देखा स्किन इफेक्ट की वजह से ओके जैसे क्या है, उन्होंने आपने क्या देखा? स्किन इफेक्ट देखा. और आपने देखा है, सॉरी, हाँ ठीक है. और हमने क्या देखा? स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होता है? करंट टूवर्ड्स द सरफेस फ्लो होना शुरू करता है. ओके, और जो बीच वाला सेंटर के आसपास का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें करंट ऑलमोस्ट कम होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है. ओके, तो जाहिर सी बात है, जो हमारा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है, इफेक्ट सपोज ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है, ये जो है टोटल, उसको मैं एटी बोलता हूँ. एटी मतलब क्या? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. मतलब इस कंडक्टर का ये पूरे का पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने एटी माना है. ओके, दैट्स इट. लेकिन स्किन इफेक्ट जब एसी करंट में, जब इससे एसी करंट बहने शुरू होगी, जब इससे एसी करंट फ्लो होना शुरू होगी, तो आपको पता है करंट क्या करती है? करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. करंट किधर से फ्लो होने शुरू करती है? टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. और बीच में सपोज बीच में ये सेंटर है, और बीच में कंडक्टर के अराउंड द सेंटर ऑफ द कंडक्टर करंट बहुत कम होती है. करंट क्या होती है? बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है. तो सपोज इस कंडक्टर में ये जो बीच का एरिया है, उधर करंट नहीं है. ओके, करंट नहीं है. और करंट कहाँ पे है? ये जो बाहर का एरिया, उधर से करंट फ्लो हो रही है. ये जो बाहर का एरिया है उधर से ही सिर्फ करंट फ्लो हो रही है. ओके, दैट्स इट. तो ये जो बीच का एरिया है, तो मतलब उधर है लेकिन नहीं के मापी की है ना. उधर है एक्चुअली में फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन एज पर एज द करंट इज कंसर्न इट हैज नो सिग्निफिकेंस. ओके, इट हैज नो सिग्निफिकेंस. सो योर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस. इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या होता है? डिक्रीजेस. उसको मैं क्या बोलता है? एई. क्या बोलता हूं? एई. सपोज क्या? एई. ओके, जब एसी करंट फ्लो होगा तो हमने देखा है ड्यू टू द स्किन इफेक्ट योर क्रॉस सेक्शनल एरिया गेट डिक्रीजेस. तो उसको, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने क्या बोला है? एई, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो बट ऑब्वियसली फ्रेंड, एई विल बी लेस देन क्या होगा? 80. एई विल बी लेस देन क्या होगा? 80. एई विल बी लेस देन 80. ओके, दैट्स इट. योर एई will be less than 80. Okay, that's it. ये मतलब ये तो इधर तक सही है. Okay, that's it. तो कंसेप्ट क्या है फ्रेंड? उन्होंने क्या बोला है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालना है. ओके, आपका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालना है, किसको क्या कंसीडर करना है, और मतलब सॉलिड कंडक्टर को क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालना है, एंड कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर को क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालना है, उसके बारे में वो कंसेप्ट है. ओके, एक बार 1-2 मिनट में देखते हो आप. मैंने जैसे बोला, जो बुक में दिया है वैसे ही हम फॉलो करेंगे. ओके, फिलहाल तो हमारे पास टाइम नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आ जाए, कुछ क्वेश्चन आ जाएगा. ओके, तो आपको जस्ट पता रहना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं. अदरवाइज इसका इतना बहुत लेस इंपॉर्टेंस है. ओके, ठीक है, दैट्स इट. एक है उस बुक्स में, और थोड़ा मैं डाउटफुल भी हूँ, फिर भी ठीक है, अभी टाइम नहीं है, तो आपके मतलब हम उस बुक के हिसाब से ही चलते हैं. ओके, और लेस इंपॉर्टेंट है, सपोज आ जाए तो हम उस बुक के हिसाब से ही जाएंगे. ओके, दैट्स इट. क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट. ओके, दैट्स इट. तो उन्होंने क्या बोला है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर का कैसे लेना है, एंड योर क्रॉस सेक्शनल एरिया
ऑफ द सॉलिड कंडक्टर कैसे लेना है. ओके, दैट्स इट. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ऑफ कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर. कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे लेना है और कैसे पकड़ना है एक्चुअली. ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर का लेना है तो पूरा कंसीडर करो. सपोज ये आपका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर का. तो उन्होंने बोला है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है. तो आपको पता है क्रॉस सेक्शनल कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर में 2 और 2 से ज्यादा मटेरियल होते हैं. हमारे पास सपोज ACSR कंडक्टर है, उसमें 2 मटेरियल होंगे, एक एल्यूमिनियम एंड दूसरा स्टील. ओके, दूसरा स्टील. हम सिर्फ दो ही मटेरियल का कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर कंसीडर करते हैं. ओके, दैट्स इट. क्लियर है. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है उस कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर का. तो उन्होंने बोला है, तो क्या बोला है उन्होंने, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील. You just consider both the cross sectional area. If you want to find the cross sectional area of whole composite stranded conductor, we have taken ACSR as an example, or just you can say cross sectional area of ACSR conductor only. Okay, cross sectional area of ACSR conductor only. Then you have to add both cross sectional area. That is the cross sectional area of aluminum plus cross sectional area of steel. Okay, that's it. तो मुझे इधर डाउट क्या है, हमारे स्टील वाला जो पोर्शन है उससे करंट कम जाता है और ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो होता है. तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों लेने का, क्योंकि स्टील किधर होता है, सेंटर में ही होता है ना. ओके, सेंटर में ही होता है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम होता है. और हमें पता है सेंटर से जो करंट जाती है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है. तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों पकड़ने का. ओके, ये मेरा डाउट है. ओके, दैट्स इट. इस मतलब आगे का कंसेप्ट जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा. ओके, दैट्स इट. देन उन्होंने बोला है नेक्स्ट क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड कंडक्टर कैसे निकालने का. क्या है नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड कंडक्टर. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड कंडक्टर कैसे निकालना है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड कंडक्टर कैसे निकालना है. ओके, दैट्स. तो उन्होंने क्या बोला है, ये देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड कंडक्टर जब आपको निकालना है तो दे हैव सेड दैट यू शुड टेक दैट पार्ट ओनली थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग. Okay, they are saying if you want to calculate the cross sectional area of solid conductor, then you should take that part of the conductor only through which current is flowing. The current through which the cross sectional area through which current is not flowing, you should not consider that area. Okay, that's it. मतलब क्या, इधर सॉलिड कंडक्टर को वो बोल रहे हैं आपको जब एसी करंट के लिए, सिर्फ एसी करंट के लिए. ओके, आप व्हेन एसी करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सॉलिड कंडक्टर, देन you should, and if you want to calculate the effective cross sectional area of this solid conductor, then you should take that part only through which current is flowing. Okay, that's it. मतलब obvious है, but obvious. suppose हमें इस सॉलिड कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, उसको भी हम ए कंसीडर करते हैं, उसको जस्ट ए कंसीडर करते हैं. ओके, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा,
जिस क्रॉस एरिया से करंट फ्लो होगा उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लो। जिससे करंट नहीं फ्लो हो रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मत लो, ऐसे बोल रहा है। मग फिर क्या होगा, आपका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है बट ऑब्वियस वो लेस हो जाएगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, जैसे अभी हमने देखा ये सपोज सेंटर है और इधर सपोज ये इतना पार्ट है। सपोज इधर से करंट बह रही है, ये जो पूरा पार्ट है इधर से करंट एक्चुअली फ्लो हो रही है, ये जो पूरा पार्ट है इधर से करंट फ्लो हो रही है, और ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है उधर से करंट नहीं फ्लो हो रही, उधर से करंट नहीं फ्लो हो रही। तो उन्होंने क्या बोला है, इफ आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है फॉर द एसी करंट इस सॉलिड कंडक्टर का, आपको एसी करंट के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो सिर्फ इतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ो, इतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ो। ओके, ये जो बीच का इतना है जहां से करंट नहीं फ्लो हो रहे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मत पकड़ो। ओके, दैट्स इट। मगर आप फिर आपका क्या होगा, इफेक्टिव एरिया इज सपोज 80 हमने पकड़ा था, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमने पकड़ा है, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के। ओके, दैट्स इट। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर से वो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। तो इधर मेरे को डाउट है। ओके, दैट्स इट। उस बुक में ऐसा लिखा है, सॉलिड कंडक्टर का आपको जब एसी के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो यू शुड कंसीडर ओनली दैट पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग। Okay, you should not consider that part of the cross sectional through which current is not flowing. So, but obvious effective cross sectional area is less than total cross sectional area for the solid conductor. ये इधर हो गया. Okay, that's it. और उन्होंने जब वो ACSR कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, ACSR कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने को बोल रहे हैं, तब वो बोल रहे हैं you should take both the cross sectional area, that is the aluminum cross sectional area plus steel cross sectional area. तो इधर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ना, एक्चुअली स्टील से बहुत कम करंट जाता है, स्टील से तो बहुत कम करंट जाता है, तो वी शुड नॉट कंसीडर स्टील क्रॉस सेक्शनल एरिया ना। ओके, वी शुड कंसीडर ओनली एल्यूमिनियम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इधर प्रॉब्लम है मुझे, तो इधर मेरे को डाउट है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, यही कंसेप्ट हम एग्जाम में लेके जाते हैं। इफ क्वेश्चन कम्स यू शुड मार्क दिस ओनली। ओके, हमारा नसीब अच्छा है तो ये कंसेप्ट बराबर आ जाएगा, मतलब डाउटफुल है हमें तो ये कंसेप्ट बराबर आ जाएगा, और नहीं है तो मतलब क्या करें हम 100 में से। और ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इससे क्वेश्चन आने की संभावना 0.01% ही है। इफ आ गई तो ये कंसिडर करो। सॉलिड कंडक्टर के बारे में मुझे डाउट नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। सॉलिड कंडक्टर का लॉजिकली ठीक रहेगा, मतलब लॉजिकली हमें कन्वे करता है। ओके, लॉजिकली हम इससे कन्विंस होते हैं कि भाई सॉलिड कंडक्टर में जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम ही आएगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है ACSR कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। उन्होंने बोला है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करो। ओके, ठीक है, यही कंसेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, ओके, यही कंसेप्ट था। एक लास्ट का जो स्किन इफेक्ट का बचा था वो मैंने बता दिया, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, इधर तक। ओके, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, IES के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड महाट्रांसफो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक का क्वेश्चन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम है, लेकिन आपको थोड़ा पता रहना चाहिए इसके थ्योरी के बारे में, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन IES एंड महाट्रांसफो से एक क्वेश्चन हमका सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंसेप्ट से। ओके, महाट्रांसफो में तो 100% एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर की जो कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं उससे महाट्रांसफो में आप एक क्वेश्चन तो
एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके दैट्स इट। एक बार मुझे देखने दीजिए। या इट्स गोइंग ऑन। दैट्स इट। ओके दैट्स क्लियर है इधर तक। ओके और आप बोलोगे सर एक एकदम बंडल कंडक्टर कहाँ आ गया। ओके तो मतलब क्या है, हम मतलब पावर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके आप कहाँ से भी शुरू करोगे ना, आपको सब में सब मतलब थोड़ा बहुत रहना चाहिए। बंडल कंडक्टर भी मतलब बेसिक ही है वैसे, तो हम इधर ही डिस्कस करते हैं। ओके नेक्स्ट कंसेप्ट इज ये बंडल कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और प्रैक्टिकल में यही यूज होता है। ओके ट्रांसमिशन सिस्टम में जो कंडक्टर यूज होते हैं बंडल कंडक्टर ही यूज होते हैं। तो आपको बंडल कंडक्टर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल में तो यही यूज करते हैं ना वो लोग। ओके बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर। ओके दैट्स इट बंडल कंडक्टर। तो क्या है फ्रेंड्स बंडल कंडक्टर, उसके नाम से ही आपको थोड़ा उसका आइडिया लग ही जाता है। उसके नाम से ही आपको उसका थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है। क्या है एक्चुअली बंडल कंडक्टर। देखो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है 3 फेज। आपको ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा होता है हमारा पूरे इंडिया में 3 फेज ही। ओके एसी सिस्टम क्या है 3 फेज ही है। ओके 3 फेज। ओके ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा कैसा है, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा है 3 फेज ही है। ऑलमोस्ट सब कुछ 3 फेज ही है। ओके 4 फेज वगैरह नहीं है। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा 3 फेज ही होता है। ओके मतलब इधर हमने इंडिया में एक्सेप्ट किया है। ओके आप 4 फेज ले सकते हो, 5 फेज ले सकते हो, 2 फेज भी ले सकते हो। ओके लेकिन क्या है 3 फेज उनको मतलब उन्होंने रिसर्च ट्रायल एंड एरर करके उनको समझ में आया कि 3 फेज ऑप्टिमम है। मतलब पावर भी ज्यादा लेके जा सकता है। मतलब आप जब फेज बढ़ाओगे 4 फेज 5 फेज ऑफकोर्स यू विल बी एबल टू ट्रांसफर मोर पावर, बट आपके उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। ओके उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है। आप सपोज 2 फेज लोगे एंड 1 फेज लोगे तो क्या होगा, आपका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होगा। तो मतलब क्या है फेजेस बढ़ाते हो तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। फेजेस कम करते हो तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होता है, वो एक मेन डिसएडवांटेज है। तो उन्होंने 3 फेज का क्या होता है 3 फेज दोनों को भी कंपेंसेट करता है। मतलब एक बैलेंस्ड फेज सिस्टम मान सकते हो उसको। पावर भी बहुत ज्यादा लेके जाता है और उसके डिसएडवांटेज भी कम है। तो उन्होंने 3 फेज सिस्टम एक्सेप्ट किया है। एसी के लिए क्या किया है हमारे इंडिया में, तो ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 3 फेज सिस्टम एक्सेप्ट किया है। ऑलमोस्ट 3 फेज ही होता है। ओके दैट्स इट। तो आपको पता है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज 3 फेज होता है। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है 3 फेज। ओके दैट्स इट। तो हमें पता है वो 3 फेज क्या होती है। ओके वो कलर से पहचानी जाती है, वो कलर से पहचानी जाती है। ओके क्या क्या 3 फेज, एक आर दैट इज रेड, देन वाई और उसको तीसरी को बोलते हैं ब्लू, तीसरी को बोलते हैं क्या ब्लू। ओके आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी। ओके तो बट ऑब्वियस है ओके पर एक फेज वाई फेज बी फेज। ओके 3 फेज होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। ओके और अभी तक हमें पता है हमने क्या कंसीडर किया है, एक फेज को एक ही कंडक्टर होगा। एक फेज को क्या होगा एक ही कंडक्टर होगा। एक फेज को क्या होगा एक ही कंडक्टर होगा। लेकिन इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज, if we increase the voltage beyond 220 kV, that is beyond 220 kV our standard voltage is what 400 kV। 220 kV के ऊपर हमारा जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है मतलब मोस्ट यूज्ड वोल्टेज है वो कौन सा है 400 kV। कौन सा है 400 kV। मतलब 400 kV को हम जाएंगे तो हम एक फेज को एक ही कंडक्टर यूज करेंगे उस केस में, तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। मतलब क्या होता है स्टेबिलिटी कम होती है सिस्टम की, कोरोना लॉस बढ़ जाता है। ओके आपका
कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस ज्यादा होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। ओके, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होती है। ओके, मतलब क्या, 220 केवी के ऊपर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक फेज को, इफ यू यूज ओनली वन कंडक्टर, मतलब एक फेज 220 केवी के ऊपर आप वोल्टेज बढ़ाओगे एंड आपने एक फेज को एक ही कंडक्टर यूज किया तो आपके डिसएडवांटेज बढ़ जाते हैं। तो आपको उन्होंने एक मतलब इन्वेंशन लगाया। उन्होंने क्या किया, तो हम क्या करते हैं, एक फेज को दो और दो से ज्यादा सब कंडक्टर यूज किया तो क्या होगा, एक फेज को दो और दो से ज्यादा सब कंडक्टर यूज किया तो क्या होगा, तो उस ये जो डिसएडवांटेज है जो मैंने अभी बताया वो सब कम हो जाते हैं और आपका मतलब पावर लॉस कम हो जाता है, कोर लॉस कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो इसीलिए व्हेन दे आर गोइंग वोल्टेजेस बियॉन्ड 220 केवी और टू बी प्रिसाइज 270 केवी, टू बी प्रिसाइज बंडल कंडक्टर कब यूज होते हैं, 270 केवी। ओके, 270 केवी के ऊपर, टू बी प्रिसाइज 270 केवी के ऊपर। तो लेकिन ठीक है ना, हमारा जो इन जनरल यूज होने वाला वोल्टेज है जो 400 केवी है वो आफ्टर ऑल 220 के ऊपर ही है ना, और 270 केवी के भी ऊपर है। ओके, दैट्स क्लियर है। ओके, तो जब वो हायर EHV में भी 220 केवी के ऊपर और टू बी प्रिसाइज 270 केवी के ऊपर जब जाते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, एक फेज को एक कंडक्टर ना यूज करते हुए दे विल यूज एक फेज को टू और मोर सब कंडक्टर, क्या, टू और मोर सब कंडक्टर, और टू और व्हेन दे आर यूजिंग टू और मोर सब कंडक्टर फॉर वन फेज, then it is called as a bundle conductor, then it is called as a bundle conductor। क्लियर है, मतलब क्या, एक फेज को if they are using, okay, but obvious इसका रेडियस ज्यादा होगा तो बंडल कंडक्टर का थोड़ा कम ही होगा ना, सब कंडक्टर का थोड़ा कम ही होगा। मतलब क्या करेंगे, सपोज हम टू सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर लेते, क्या, टू सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर लेते। ओके, दैट्स इट। मतलब क्या है, ये सपोज हमारा आर फेज है, एज इट इज, इधर आर है, लेकिन इसका एक सब कंडक्टर, इसको मैं R1 बोलता हूं, इसका क्या बोलता हूं, R2 बोलता हूं, इसका क्या बोलता हूं, R1 एंड R2। ओके, ये एक्चुअली जॉइंट ही होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। ओके, दैट्स इट, बीच बीच में कनेक्टेड ही होते हैं। ओके, दैट्स इट। देन Y को भी उन्होंने दो सब कंडक्टर लिया, ऐसा Y को भी दो सब कंडक्टर लिया। ओके, ये Y फेज है, ये Y फेज है, इसका एक सब कंडक्टर को Y1 बोलता हूं, दूसरे सब कंडक्टर को Y2 बोलता हूं। ओके, दैट्स इट। देन आपका एक B फेज है, देन आपका क्या है, B फेज है, देन आपका क्या है, B फेज है। ओके, उसके एक सब कंडक्टर को मैं B1 बोलता हूं, उसके दूसरे सब कंडक्टर को मैं B2 बोलता हूं। ओके, RYB। ओके, RYB। तो ये क्या हो गए, आपके बंडल कंडक्टर हो गए। मतलब एक फेज में व्हेन यू आर यूजिंग टू और मोर सब कंडक्टर, देन दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज बंडल कंडक्टर, then that combination is called as what, bundle conductor। okay, क्लियर है, बंडल कंडक्टर क्या होता है, एक्चुअली कंसेप्ट सिंपल है। मतलब एक फेज को दो और दो से ज्यादा सब कंडक्टर, उसको क्या बोलेंगे हम, बंडल कंडक्टर। और बंडल कंडक्टर कहाँ पे यूज होते हैं एक्चुअली, क्यों उन्होंने इन्वेंट किए, क्योंकि जब वोल्टेज हमारा ज्यादा होता है, टू बी प्रिसाइज 270 केवी से ज्यादा होगा, तो हम एक फेज को एक कंडक्टर से काम नहीं चला सकते, क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज कम करने के लिए, ओके, 270 केवी के ऊपर वोल्टेज के लिए उन्होंने बंडल कंडक्टर यूज करना शुरू किया, बंडल कंडक्टर यूज करना शुरू किया। क्लियर है इधर तक? ओके, दैट्स इट, ये बंडल कंडक्टर। कभी कभी क्या हो सकता है, एक पेज को 3 सब कंडक्टर हो सकते हैं। सपोज और एक ऐड करो, इधर R3 ऐड किया। ओके, सपोज 4 कंडक्टर सब कंडक्टर यूज हो सकते हैं। ओके, और एक ऐड करो, और 2 ऐड करो, R3 एंड R4। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? मतलब ये 4 सब कंडक्टर का एक बंडल होगा और वो एक फेज कैरी करेगा,
क्लियर है इधर तक? इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, बंडल कंडक्टर। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। क्लियर है बंडल कंडक्टर क्या होता है एक्चुअली? ओके, दैट्स इट। तो चलो, और अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला ठीक है एक फेज को दो और दो से ज्यादा सब कंडक्टर होंगे, तो ये सब कंडक्टर कैसे टाइप के होते हैं? आर दे सॉलिड कंडक्टर्स, और ये सब कंडक्टर्स है आर दे सॉलिड कंडक्टर्स और आर दे स्टैंडर्ड कंडक्टर्स? एकदम मतलब जाहिर सी बात है, किसी के में भी मन में आएगा ये सब कंडक्टर कैसे होते हैं? तो ये सब कंडक्टर होते हैं आपके कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर ही होते हैं। कैसे होते हैं? कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। क्या होता है वो? ये जो सब कंडक्टर होता है वो कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर ही होता है, ये सॉलिड कंडक्टर नहीं होता। सब कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। सब कंडक्टर इन द बंडल कंडक्टर्स आर कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओनली। क्या? कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओनली, दैट्स इट। क्लियर है? दैट्स इट। इधर तक क्लियर है? दैट्स इट। तो चलो, तो थोड़ा सा फीचर्स देखते हैं बंडल कंडक्टर का। ओके, उसका थ्योरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ तो पढ़ेंगे हम, लेकिन बहुत सारा मतलब इधर उधर का गार्बेज नहीं इकट्ठा करके रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है और जो वही पढ़ेंगे। ओके ओके, जो इंपॉर्टेंट है और मतलब ये मतलब इनफ है, जो हम पढ़ रहे हैं वो इनफ है, मोर देन इनफ है। ओके, दैट्स ठीक है। तो लेट अस डिस्कस द थ्योरी ऑफ द बंडल कंडक्टर, दैट्स इट। तो पहला क्या है बंडल कंडक्टर का? पहला आप नोट कर सकते हो, यूज्ड फॉर वोल्टेज greater than or equal to 270 kV. पहला नोट, you just note it down. Next is bundle conductors are used for the voltage greater than or equal to 270 kV. क्या है? bundle conductor used for voltage greater than or equal to 270 kV. Okay, very very important. कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, बंडल कंडक्टर का कब यूज करते हैं, मतलब कौन से वोल्टेज को यूज करते हैं? If the voltage is greater than or equal to 270 kV, then bundle conductors are used. Okay, that's it. Clear है? That's it. Then हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर। क्या है एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एडवांटेजेस से एक आध दूसरा क्वेश्चन ट्रांसपो के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर, ठीक है, दैट्स इट। पहला एडवांटेज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ओके, जब आप हाई वोल्टेज के लिए जाते हो, जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपका प्रॉब्लम क्या, कौन सा लॉस शुरू होता है? कोरोना लॉस शुरू होता है। क्या होता है? कोरोना लॉस का प्रॉब्लम शुरू होता है। इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज, कोरोना लॉस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्योंकि सरफेस, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीजेस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जब कंडक्टर की सरफेस की इंक्रीज होती है तो बट ऑब्वियस क्या हो जाता है, उसके साइड का जो एयर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग और उधर से भी करंट बहनी शुरू हो जाती है। तो वो लॉस है हमारा, उसको बोलते हैं कोरोना लॉस। वो बोलते हैं क्या? कोरोना लॉस। तो जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होता है कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ओके, दैट्स इट। तो बंडल कंडक्टर की वजह से, जैसे आपने अभी डिस्कस किया, बंडल कंडक्टर की वजह से वो क्या होता है? कोरोना लॉस रिड्यूस होता है। मैं नहीं बोल रहा जीरो होता है, इट रिड्यूसेस द कोरोना लॉस। ओके, एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर क्या है? पहला एडवांटेज क्या है? रिड्यूसेस कोरोना, I'm not saying it will totally eliminate corona, but it definitely bundle conductor reduces corona and it is the advantage. Okay, और ये reduce कैसे करता है? Okay, क्या होता है? अभी देखो,
अभी हमने डिस्कस किया। ओके, एक कंडक्टर है ऐसा, उसको हमने क्या किया, बंडल टू सब कंडक्टर के बंडल कंडक्टर में हमने कन्वर्ट किया, टू सब कंडक्टर के बंडल कंडक्टर में हमने कन्वर्ट किया। तो सपोज टू सब कंडक्टर है, एक है और एक दो है। ओके, दैट्स एक है और दो है। तो ये देखो फ्रेंड, इसका ओवरऑल डायमीटर इतना है, इसका जो डायमीटर है सपोज इतना है, d1 मानते हैं हम। ओके, और इसका जो इफेक्टिव डायमीटर होगा ये पूरा इसका, ये जो पूरा मतलब एक जस्ट पूरा ले सकते हो आप, तो उसका क्या होगा, एक d2 क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बढ़ेगा। ओके, दैट्स इट, d2 होगा। ओके, उसको क्या हम बोलते हैं, GMR भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, और सेल्फ डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या, सेल्फ डिस्टेंस, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, और उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डिस्टेंस भी बोलते हैं, सेल्फ डिस्टेंस। ओके, दैट्स इट। मतलब when you are using the bundle conductor then GMR increases, क्या होता है, GMR increases, that is the self distance, GMR को दूसरा नाम क्या है, self distance, self distance increases. Okay, GMR increases. Okay, geometric mean radius increases. When your GMR increases then your potential gradient on the surface of the conductor decreases. That is the potential gradient को दूसरा नाम क्या है, electric field intensity. Electric field intensity on the surface of the conductor decreases. If electric field intensity on the surface of the conductor decreases, but obvious corona decreases. But obvious क्या है, corona decreases. So bundle conductor की वजह से क्या होता है, GMR increases. GMR increases, electric field intensity on the surface of the conductor decreases. When electric field intensity on the surface of the conductor decreases, your corona decreases. Your corona decreases. That's it. Clear है इधर तक? Okay, तो clear है इधर तक? Okay, that's it. Reduces corona. Reduces corona. Okay, corona कैसे reduce करता है ये? Okay, okay. Due to bundle conductor. Due to bundle conductor क्या होता है आपका? GMR increases. Due to bundle conductor क्या होता है आपका? GMR increases. GMR का दूसरा नाम क्या है? सेल्फ डिस्टेंस. सेल्फ डिस्टेंस. ड्यू टू बंडल कंडक्टर क्या होता है, GMR increases. GMR increases. GMR increases. Then your potential gradient ही बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप मत नहीं लिखता इधर. पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ पे, ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर. On surface of the conductor, on surface of conductor, potential gradient on surface of the conductor decreases. Potential gradient on surface of the conductor decreases. तो potential gradient जब decrease होगा तो but obvious क्या है आपका, corona decreases. आपका corona decreases. आपका corona decreases. Okay, that's it. आपको पता होगा potential gradient और the electric field intensity on the surface of the conductor, इसका फॉर्मूला क्या है, potential gradient और the electric field intensity on the surface of the conductor, इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, V okay divided by क्या, GMR, V divided by GMR into natural logarithm of GMD divided by GMR. GMD divided by GMR. GMD divided by GMR. और पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या है, वोल्ट्स पर मीटर. वोल्ट्स पर मीटर. बट ऑब्वियसली इस फॉर्मूला से भी आपका आएगा वोल्ट का यूनिट, V का यूनिट वोल्ट, GMR का यूनिट मीटर, GMD GMR इस दोनों का यूनिट कैंसिल होता है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर का यूनिट क्या है, वोल्ट्स पर मीटर. वोल्ट्स पर मीटर. ओके, और उसका फॉर्मूला क्या है, V इज द वोल्टेज बिटवीन टू कंडक्टर डिवाइडेड बाय GMR इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ GMD डिवाइडेड बाय GMR. ओके, तो आप इधर से देख सकते हो, जैसे ही बंडल कंडक्टर हम यूज करेंगे, ओके, सेम वोल्टेज सेम रखेंगे हम, सेम वोल्टेज को जैसे हम बंडल कंडक्टर यूज करेंगे, GMR increases. When GMR increases means this denominator increases. When this denominator increases, इस होल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेस. पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेस, योर कोरोना लॉस डिक्रीजेस. दैट्स इट. क्लियर है इधर तक? ओके, दैट्स इट. क्लियर है? ये फॉर्मूला भी नोट करो. पोटेंशियल ग्रेडियंट
or the electric field intensity on the surface of the conductor is equal to V divided by GMR into natural logarithm of GMD divided by GMR, where V is the voltage between two phases or voltage between two phases, voltage between two phases, that is line voltage. Okay, that's it. Clear है इधर तक? Okay, that's it. Okay, that's it. You just note down this. Okay, that's it. Then next advantage क्या है? नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इधर देखो फ्रेंड्स. ओके, बंडल कंडक्टर के यूज करने से क्या होता है? बंडल कंडक्टर के यूज करने से क्या होता है? ओके, दैट बंडल कंडक्टर के यूज करने से क्या होता है? हमारा नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? बंडल कंडक्टर के यूज करने से क्या होता है? हमारा स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है. सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज. सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज. और सिस्टम स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होता है? आपको पता है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन. ओके, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन क्या होता है? सेंडिंग एंड वोल्टेज इनटू रिसीविंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय x. ओके, डिवाइडेड बाय x एंड इनटू साइन ऑफ डेल्टा. इनटू क्या होता है? साइन ऑफ डेल्टा. ओके, और ट्रिपल. ओके, दैट्स इट. एंड ट्रिपल एसएल हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल एसएल स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट. ओके, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होता है? और जस्ट पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, यही फॉर्मूला. ओके, if you increase the voltage, your power transfer capability will increase. Okay, but if you reduce the inductive reactance or the effective total reactance of the line, if you reduce the total reactance of the line, then also your power transfer capability increases. Power transfer capability increases means क्या है? System stability increases. तो बंडल कंडक्टर की वजह से हमारा x जो है, x इंडक्टिव रिएक्टेंस और रिएक्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीज होता है. उसकी वजह से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज होता है. पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा सेक्टर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट्स इट. हम एक ही पूरा सब कुछ खोल के रख रहा हूं, एकदम एक बात अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं. ओके, दैट्स क्लियर है इधर तक. और x कैसे कम होता है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे. क्लियर है इधर तक? मतलब क्या? जब बंडल कंडक्टर व्हेन यू आर यूजिंग योर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. क्या? योर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. ओके, दैट्स इट. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बंडल कंडक्टर ड्यू टू द बंडल कंडक्टर इंडक्टेंस डिक्रीजेस. हाँ, no, inductance decreases due to the bundle conductor inductance of the line, that is the self inductance of the line क्या? decreases. Inductance of the line decreases. And next क्या है आपका? capacitance. इंडक्टेंस के साथ क्या? कैपेसिटेंस तो आएगा ही आएगा. कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इंक्रीजेस. इंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. बंडल कंडक्टर की वजह से क्या होता है आपका? इंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. वो कैसे? आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, याद रखने के लिए मैं जस्ट एक ट्रिक दे रहा हूं. ओके, इधर याद रखने के लिए. अदरवाइज ये आपके इंडक्टेंस के फॉर्मूला है और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उधर से आप जब कैलकुलेट मतलब उधर से आप कंक्लूजन निकालोगे तो आपको उधर से पता चलेगा बंडल कंडक्टर की वजह से इंडक्टेंस डिक्रीज होता है एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है. वो अभी हमने डिस्कस किया क्यों इंडक्टेंस डिक्रीज होता है. ओके, आपके बंडल कंडक्टर की वजह से जीएमआर इंक्रीज होता है. इफ जीएमआर इंक्रीजेस देन योर इंडक्टेंस डिक्रीजेस. वो इंडक्टेंस के फॉर्मूला में है. ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, जब आपका बंडल कंडक्टर यूज करते हो तो आपका जीएमआर इंक्रीजेस. जब जीएमआर इंक्रीजेस आपका इंडक्टेंस डिक्रीजेस. ओके, एंड व्हेन जीएमआर इंक्रीजेस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. ओके, दैट्स इट. आपको याद रखने के लिए मैं एक जस्ट बात बोल रहा हूं. ये देखो हमने क्या डिस्कस किया? जीएमआर इंक्रीज होता है. जीएमआर क्या होता है? इंक्रीज होता है. जीएमआर इंक्रीज हो गया मतलब पहले इतना कंडक्टर था
दूसरा भी इतना, सपोज आर वाई ए बी है, ओके, फिलहाल तो एक ही कंडक्टर ले रहा हूं, ओके, दैट्स इट। क्या होगा आपका, अब यही डिस्टेंस है, आप इस डिस्टेंस पे ही इनका जो जीएमडी है और इनका जो बीच वाला अंतर है ना, वही सेम ही रखना है। हमें क्या करना है, सेम ही रखना है, सेम ही रखना है, सेम ही रखना है, ओके, दैट्स इट। अब बंडल कंडक्टर की वजह से आपने बोला जीएमआर इंक्रीजेस, जीएमआर इंक्रीजेस मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल एक ही कंडक्टर, मतलब एक्चुअली इसमें सब कंडक्टर है, लेकिन समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ओके। जीएमआर इंक्रीजेस, बंडल कंडक्टर के लिए क्या होता है, जीएमआर इंक्रीजेस मतलब क्या, इस कंडक्टर का क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये भी, और इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ये भी थोड़ा बड़ा होगा, ये भी क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, और ये भी थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, ये भी थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, और इनका बीच का डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया, इनका बीच का डिस्टेंस हमने बंडल कंडक्टर की वजह से जीएमडी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीएमडी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जीएमआर इंक्रीजेस, सिर्फ क्या होता है, जीएमआर इंक्रीजेस, ओके। तो जीएमडी सेम ही रहेगा, जीएमडी सेम ही रहेगा, ओके। और क्या होगा, जीएमआर इंक्रीजेस मतलब क्या हो गया, आपका कंडक्टर थोड़ा बड़ा हो गया, कंडक्टर फॉर एग्जांपल क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ये भी कंडक्टर बड़ा हो गया, ये भी कंडक्टर बड़ा हो गया, तो आपका बट ऑब्वियस कंडक्टर थोड़े पास में आ गए ना, कंडक्टर थोड़े पास में आ गए, कंडक्टर थोड़े जब पास में आते हैं तो आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r into एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लेट। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C is equal to epsilon 0 into epsilon r into area of the plate divided by distance between these two plate, divided by distance between these two plate। मतलब क्या है, कैपेसिटेंस is inversely proportional to distance, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बट ऑब्वियस इधर क्या हो रहा है, बंडल कंडक्टर की वजह से कंडक्टर पास में आ रहे हैं, दोनों पेज के कंडक्टर थोड़े थोड़े पास में आ रहे हैं, दोनों फेज के कंडक्टर थोड़े थोड़े पास में आ रहे, पास में आ रहे हैं मतलब क्या, डिस्टेंस कम हो रहा है उनके बीच का, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो बंडल कंडक्टर की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, और उसके मतलब ध्यान में रखने के लिए मैं ट्री दिया हूं, सिर्फ ध्यान में रखने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन, ड्यू टू द बंडल कंडक्टर इंडक्टेंस डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ओके। ड्यू टू द बंडल, नेक्स्ट ऑप्शन होगा रिमेन्स सेम, नेक्स्ट ऑप्शन होगा इंडक्टेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, नेक्स्ट होगा बोथ डिक्रीजेस, नेक्स्ट होगा बोथ इंक्रीजेस, ओके। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ध्यान में कैसे रखने का, ड्यू टू द बंडल कंडक्टर हमने बोला है जीएमआर इंक्रीज होता है, जब जीएमआर इंक्रीज होगा तो दोनों कंडक्टर पास आएंगे, दोनों फेज के कंडक्टर दोनों फेज पास में आएंगे, थोड़ा 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 पास में आएंगे, थोड़ा पास में आ गए तो डिस्टेंस कम होता है उनके बीच का, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। और उसके उल्टा क्या हम याद रखेंगे फिर, इंडक्टेंस डिक्रीजेस, इंडक्टेंस डिक्रीजेस, दैट्स क्लियर है। देन क्या है हमारा, ड्यू टू द बंडल कंडक्टर इंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ओके। एंड बट ऑब्वियस है, जैसे ही आपका इंडक्टेंस को कम होगा, हमने लास्ट के पॉइंट में क्या डिस्कस किया, जैसे आपका इंडक्टेंस कम होगा, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस X है, वो कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, ओके। तो जैसे ही आपका इंडक्टेंस कम होगा तो X क्या है, 2πfl, X क्या है, 2πfl, 2πfl, X आपका क्या होता है, 2πfl, here is your inductance decreases, your inductive reactance decreases, your inductive reactance decreases, your power transfer capability increases, your power transfer capability increases, your stability increases, that's it, clear है इधर तक, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम इसलिए सिर्फ रट रहे और मतलब सिर्फ ध्यान में रख रहे, ऐसा नहीं, हर एक बात की कंसेप्चुअल डिस्कस कर रहे हैं हम, ओके, कंसेप्चुअल डिस्कस कर रहे हैं, तो ओके मतलब सब कुछ हो रहा है हमें अब इधर, ओके ठीक है, दैट्स इट। इंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ओके दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है,
ओके, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? ठीक है, चलो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है आपका बंडल कंडक्टर का? इधर ध्यान दो, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है बंडल कंडक्टर का? ठीक है, ध्यान दो इधर। ओके, नेट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीजेस। नेट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन क्या होता है? डिक्रीजेस। नेट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीजेस, हमने अभी डिस्कस किया। नेट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीजेस। नेट रिएक्टेंस ऑफ लाइन डिक्रीजेस। नेट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीजेस, जो हमने अभी डिस्कस किया, मतलब एक्सेल ये जो डिक्रीज होता है, एक्सेल डिक्रीजेस, दैट इज नेट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीजेस। ओके, एक्सेल डिक्रीजेस, दैट इज नेट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीजेस। नेट रिएक्टेंस ऑफ द लाइन जब डिक्रीज होगा तो बट ऑब्वियस क्या है? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीजेस। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीजेस। वही इधर एक लाइन है, वो लिख के लीजिए आप, नेट रिएक्टेंस ऑफ लाइन डिक्रीजेस, देयरफॉर, और वो लाइन लिख के लीजिए, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ लाइन इंक्रीजेस। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन इंक्रीजेस। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन इंक्रीजेस। ओके, दैट्स इट, यू जस्ट राइट दिस। ओके, दैट्स इट, क्लियर है? देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पांचवा एडवांटेज क्या है हमारा बंडल कंडक्टर का? चलो इधर ध्यान दो, पांचवा एडवांटेज क्या है? थोड़ा सा फास्ट जाते हैं अब। ओके, तो पांचवा एडवांटेज क्या है हमारा बंडल कंडक्टर का? सेल्फ जीएमडी और जीएमआर इंक्रीजेस। क्या है? सेल्फ जीएमडी, जैसे अभी हमने देखा। ओके, वही एडवांटेज भी है हमारा। सेल्फ जीएमडी, उसको ही क्या बोलते हैं हम? जीएमआर, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ओके, दैट्स इट, क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ द कंडक्टर क्या है? इंक्रीजेस। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, जीएमआर मस्ट, उसका नाम क्या है? सेल्फ जीएमडी। सेल्फ जीएमडी इंक्रीजेस, दैट इज योर GMR increases. When your GMR increases, okay, but there is no R point, इधर लिख के लो, चलो मैं लिख के देता हूं, but there is no effect on the GMD. Okay, that's it. ओके, बंडल कंडक्टर की वजह से जीएमआर इंक्रीज होता है। जीएमआर तो इंक्रीज होता है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस के ऊपर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट आपके जीएमडी, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस के ऊपर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंडल कंडक्टर के कारण जीएमडी रिमेन्स कांस्टेंट। GMD remains constant, that is the mutual distance between the phases remains constant, that is the GMD remains constant, but your GMR and self GMD increases. GMR को दूसरा नाम क्या है? self GMD, that increases due to the bundle conductor, but GMD remains same due to the bundle conductor. ये इसके अब डीप में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ आप ध्यान में रखो। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ओके, इतने डीप में गए तो मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ रह जाएगा। ओके, सिर्फ ध्यान में रखो क्या है? ड्यू टू द बंडल कंडक्टर जीएमआर इंक्रीजेस बट जीएमडी रिमेन्स सेम। बट क्या? जीएमडी रिमेन्स सेम। जीएमडी रिमेन्स सेम, दैट्स इट, क्लियर है? दैट्स इट। हाँ, ठीक है। देन सिक्स वन क्या है? ओके, reduces interference with the neighboring communication line. Reduces interference due to the conductor क्या होता है? Reduces interference with communication line. With communication line, very important. क्या? Reduces interference. Okay, reduces interference with communication line. Okay, reduces interference with communication
लाइन। ओके, बंडल कंडक्टर क्या करता है? ड्यू टू द बंडल कंडक्टर इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस। आई एम नॉट सेइंग टोटली एलिमिनेट होता है, तो बहुत हद तक रिड्यूस होता है। ओके, क्या होता है? रिड्यूस होता है। ये कैसे होता है? वही सेम डिस्कशन। ओके, इंटरफेरेंस बेसिकली क्यों होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ज्यादा हो जाने से इंटरफेरेंस हो जाता है कम्युनिकेशन लाइन से। ओके, तो आपको क्या करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज करो, आपका इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। तो बंडल कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस, एज ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ दैट इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन डिक्रीजेस। इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन डिक्रीजेस। ओके, दैट्स इट। रेडियो इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं हम, reduces radio interference with communication line. Okay, that's it. Due to the bundle conductor radio interference with the communication line get reduced. Very important, very important. Clear है? Very important. Okay, एक एडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इट इज एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे इधर से उछलो उधर पुट करो, एक एडवांटेज मतलब एक क्वेश्चन है एग्जाम का। क्लियर है? ओके, और क्वेश्चन भी है और कंसेप्चुअली भी बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए बंडल कंडक्टर के बारे में, क्योंकि ये एक्चुअल प्रैक्टिकल में बंडल कंडक्टर ही यूज करते हैं, तो उसका सब कुछ आपको पता ही होना चाहिए। ओके, तो ये रिड्यूसेस इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन। ओके, ये इंटरफेरेंस कम करने के लिए बहुत सारे पेपर है। ओके, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो बहुत इसमें भी बहुत मतलब मस्त इंटरेस्टिंग काम है, उस इसमें भी कैसे कम होता है, कैसे कम करना है। आप जब हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो मतलब आप पावर सिस्टम लोगे तो आप यू विल कम अक्रॉस दिस। ओके, कैसे कम करते हो इंटरफेरेंस। ओके, दैट्स इट। क्लियर है? दैट्स इट। हाँ, देन नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडवांटेज। ओके, और एडवांटेज और फीचर बोलो। ओके, फीचर बोलो। ओके, बंडल कंडक्टर की वजह से आपका क्या होता है? Characteristic impedance of the line decreases. Characteristic impedance of the line decreases. बहुत ही important. Characteristic impedance of the line decreases. 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 Very very important. एक यू से भी है, और कैसे डिक्रीज होता है एक सेकेंड दो, हम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक नोट डाउन कीजिए। ओके, दैट्स इट। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द लाइन क्या होता है? बंडल कंडक्टर की वजह से डिक्रीज होता है, बट ऑब्वियस ओके ये भी एकदम सिंपल है। कैसे डिक्रीज होता है हमने अभी डिस्कस किया। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द लाइन क्या होता है? ओके, टू बी प्रिसाइज अंडर रूट, टू बी प्रिसाइज नहीं, अंडर रूट एल बाय सी, अंडर रूट एल बाय सी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द लाइन क्या होता है? अंडर रूट एल बाय सी। इंडक्टेंस क्या हो जाता है बंडल कंडक्टर की वजह से? डिक्रीज होता है। एंड कैपेसिटेंस क्या होता है बंडल कंडक्टर की वजह से? इंक्रीज होता है। इंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बट ऑब्वियस ये फॉर्मूला आपके सामने है। ओके, अब इससे क्या बताओगे? आपको तो सब मतलब इधर से समझ जाओगे ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस ऑफ द लाइन ड्यू टू द बंडल कंडक्टर डिक्रीजेस। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द लाइन ड्यू टू द बंडल कंडक्टर डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे वो। ओके, बहुत मतलब एडवांटेज ही है वैसे। एज कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द लाइन डिक्रीजेस, योर कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस लोडिंग और यू कैन से सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इंक्रीजेस। सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन इंक्रीजेस। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट एडवांटेज आप इधर 8 करके इधर आप लिख के लो, आठवां पॉइंट लिख के लो। ओके, क्या है आठवां पॉइंट? योर ड्यू टू द बंडल कंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस लोडिंग। ओके, दैट्स इट। ड्यू टू द बंडल कंडक्टर क्या है आपला हमारा आठवां एडवांटेज? ड्यू टू द बंडल कंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस that's it. Due to the bundle conductor characteristic impedance loading of the line increases. Characteristic impedance loading of the line increases, that is SIL increases. Surge impedance loading of the line increases. Surge impedance loading of the line increases, but obvious
आपको ऑलरेडी पता है सर इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, जेडसी। ओके, आपका जेडसी डिक्रीज हो गया मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन इंक्रीजेस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन इंक्रीजेस। वो 8वां पॉइंट आपने लिखा होगा, ठीक है इधर तक, दैट्स इट। देन वेरी इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट क्या है, 9th ओके, 9th पॉइंट क्या है, 9th पॉइंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहला पॉइंट देखा क्या है, कोरोना रिड्यूसेस, कोरोना रिड्यूसेस, कोरोना रिड्यूसेस मतलब क्या है आपका, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या हो सकता है, कोरोना रिड्यूस होता है मतलब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, थोड़ा दिमाग को जोर दो तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, कोरोना डिक्रीज मतलब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीजेस, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीजेस, क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। ओके, बंडल कंडक्टर का क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीजेस, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीजेस। ओके, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीजेस। ओके, एडवांटेज भी है और एक फीचर भी मान सकते हो, बहुत ही अच्छा फीचर है बंडल कंडक्टर की वजह से, बंडल कंडक्टर की वजह से क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीजेस, क्रिटिकल वोल्टेज डिसरप्टिव इंक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक अभी हमने देखा बहुत सारा डिक्रीजेस था, लेकिन क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट ऑब्वियस कोरोना डिक्रीज होता है मतलब क्या, जिस वोल्टेज पे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किसको बोलते हैं, जिस वोल्टेज पे आपका कोरोना स्टार्ट होता है उसको क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बोलते हैं। मत फिर आप बंडल कंडक्टर जब यूज करेंगे तो बट ऑब्वियस जिस वोल्टेज पे आपका कोरोना स्टार्ट होगा वो बट ऑब्वियस वो इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीजेस, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीजेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स इट, क्लियर है इधर तक। ओके, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। इन नो एडवांटेजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ हमने एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा है, वो कैसे आता है वो भी मैंने डिस्कस किया है, मतलब आपके ध्यान में, मतलब आपको वो लॉजिकली समझ में भी आया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने रटे हैं, मैंने इधर लिख के दिया और आपने सिर्फ रटना है, ऐसा नहीं। वो कैसे आता है ये मैं समझा के दिया हूँ, मुझे आशा है कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको समझ गया है ना वो कैसे होता है। ओके, एक बार समझ गया तो इंसान नहीं भूलता है, जो समझ में आता है वो नहीं भूलता है इंसान, मतलब भूल जाता है, लेकिन इतना जो रटा हुआ है ना, सबको तो 2 दिन में भूलेगा इंसान, लेकिन समझने वाले में जो समझ में आया है वो कम से कम 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे उसको भूलने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो याद ही रहता है। इसलिए पढ़ाई हमेशा समझ कर करो, समझ कर लो। हाँ ठीक है, हर एक बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसकी आदत डालो। जैसे जैसे तुम आदत डालोगे समझ के पढ़ाई करने की, तो वो बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली मतलब आपकी वो आदत ही बढ़ जाएगी फिर। ओके, क्लियर है, दैट्स इट, क्लियर है। नो एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, दैट्स इट। तो हमें चलो देन हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियस ऑफ ईच सब कंडक्टर। थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, ओके, थोड़ा सा इधर ही खत्म करते हैं, एक 10-15 मिनट, एक 10 मिनट सिर्फ दो, हम थोड़ा बचा है इसमें पूरा सब कुछ खत्म करते हैं। ओके, दैट्स इट। लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है, सपोज कभी कभी आएगा एग्जाम में, ओके, बंडल वो पूछ सकता है, सपोज एक कंडक्टर है, पहले आप
एक फेज को एक ही कंडक्टर यूज कर रहे हैं, पहले आप एक फेज को एक ही कंडक्टर यूज कर रहे हैं एंड उसका रेडियस सपोज आर है, उसका रेडियस क्या है सपोज आर है, उसका रेडियस क्या है सपोज आर है। एक फेज को आप एक ही कंडक्टर यूज कर रहे हैं एंड उसका रेडियस सपोज आर है और उसने पूछा आपको उस एक कंडक्टर का दो सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर में परिवर्तन करना है। ओके, एक सब कंडक्टर का यू हैव टू कन्वर्ट टू सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर के आपको ऐसा बंडल कंडक्टर बनाना है जिसमें दो सब कंडक्टर हो, जिसमें क्या है दो सब कंडक्टर है, तो उसके रेडियस क्या होंगे, तो उसके रेडियस क्या होंगे, सपोज इसका R1 मानता हूं और इसका R2 मानता हूं, तो उसके रेडियस क्या होंगे, इसका AR1 एंड AR2, इसका कुछ फॉर्मूला है क्या, वही फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, ओके एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, तो हम वही फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, दैट्स इट, क्लियर है। ओके, दैट्स इट। तो क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंडक्टर इनटू सब कंडक्टर, कन्वर्जन ऑफ सब कंडक्टर इनटू सब कंडक्टर। यू जस्ट राइट डाउन हेडिंग, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ कंडक्टर इनटू सब कंडक्टर। क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंडक्टर इनटू सब कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। तो वो क्या बोलता है, इफ यू आर हैविंग अ solid conductor or sorry, if you are having a conductor, if you are having a one conductor, if you are having a one conductor of radius r, if you are having a one conductor of radius r and if you want to convert that conductor into n subconductor अब सपोज रेडियस इसका R1 है। ओके, दैट्स इट। ये थोड़ा सा छोटा होगा, ओके उतना तो आप मतलब ध्यान दो। ओके, एक R1 है, दूसरा सब कंडक्टर है, उसका रेडियस R2 है। ओके, दैट्स इट। देन तीसरा सब कंडक्टर है, उसका रेडियस सपोज R3 है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। आपके n सब कंडक्टर है, आपके n सब कंडक्टर है, n सब कंडक्टर है और n सब कंडक्टर का रेडियस हमने Rn माना है, then your that formula is how these radius are connected, then how these radius are connected, then that formula is r square, very important formula, ध्यान दो इधर। okay, then your r square is equal to r1 square plus R2 square plus R3 square plus dash Rn square। ओके, दैट्स इट, क्लियर है। मतलब आपका एक कंडक्टर है, उसका रेडियस R है, उसके हमने इक्विवेलेंट n सब कंडक्टर में डिवीजन किया और कन्वर्जन किया, तो उसका फॉर्मूला क्या है रेडियस का, उस एक कंडक्टर के रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेडियसेस ऑफ द n सब कंडक्टर। क्लियर है, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, मतलब आपको क्या करना है, एक कंडक्टर पूछा जा सकता है ना, एक कंडक्टर है और उसके आपको बंडल कंडक्टर करना है, उसके आपको क्या करना है, बंडल कंडक्टर में कन्वर्जन करना है और उसके सब कंडक्टर कितने हैं, n सब कंडक्टर है और उसके सबके रेडियस क्या है, R1 R2 R3 Rn। देन योर फॉर्मूला इज r square is equal to r1 square plus r2 square plus r3 square plus rn square। okay, that's it, very simple। okay, suppose आपको तीन सब कंडक्टर में कन्वर्जन करना है, तीन सब कंडक्टर में कन्वर्जन करना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, दैट्स इट, एकदम सिंपल है।
ओके, तो 3 सब कंडक्टर में कन्वर्जन करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। दैट्स इट, क्लियर है इधर तक। और फ्रेंड्स यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, ओके, ये जो सब कंडक्टर है, ये जो सब कंडक्टर है वो यूजुअली क्या होते हैं, एक ही रेडियस के होते हैं ना। सपोज रेडियस सेम होता है हर एक का, आर डैश है, आर डैश हम मानते हैं, ओके, आर डैश, ये क्या है आर डैश, ये भी दूसरा कंडक्टर क्या है आर डैश रेडियस का, आर डैश रेडियस का, ओके, दैट्स इट, ओके, दैट्स इट। ऐसे कितने सब कंडक्टर होंगे, n सब कंडक्टर, n सब कंडक्टर, ओके, आर डैश ही रेडियस। यूजुअली क्या होता है, सब कंडक्टर के रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं, सब कंडक्टर के रेडियस क्या होते हैं, यूजुअली सेम होते हैं। देन योर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर डैश इसका स्क्वायर, ओके, प्लस आर डैश इसका स्क्वायर, और ये किधर तक प्लस है, n कंडक्टर माने ना हमने, तो क्या होगा ये आर डैश इसका स्क्वायर, n सब कंडक्टर माने ना हमने, तो आपका क्या होगा n इंटू आर डैश का स्क्वायर, n इंटू आर डैश का स्क्वायर। मतलब आपका आर डैश आपको निकालना, वो क्या पूछेगा, आर डैश निकालो, फिर एक सब कंडक्टर का रेडियस निकालो, तो आर डैश कैसे दोगे आप, रेडियस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n, रेडियस डिवाइडेड बाय क्या, रूट ऑफ n, रेडियस डिवाइडेड बाय क्या, रूट ऑफ n, रेडियस डिवाइडेड बाय क्या, रूट ऑफ n, बिकॉज दे आर n सब कंडक्टर, बिकॉज दे आर n सब कंडक्टर, ओके, दैट्स इट, क्लियर है। इफ यूजुअली 2 सब कंडक्टर में कन्वर्जन करना है, 2 सब कंडक्टर में कन्वर्जन करना है तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 सब कंडक्टर ऑफ सेम रेडियस कि आपको कन्वर्जन करना है, ओके, 2 सब कंडक्टर में ऑफ सेम रेडियस के कन्वर्जन करना है, तो आपका आर डैश क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाय रूट 2, आर डिवाइडेड बाय क्या, रूट 2, ओके, दैट्स इट। अब 3 सब कंडक्टर में कन्वर्जन करना है सेम रेडियस के, तो क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रूट 3, आर डिवाइडेड बाय रूट 3, दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, क्लियर है। बंडल कंडक्टर कैसे बनाते हैं, एक कंडक्टर से और उसके हर एक सब कंडक्टर के रेडियस कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं हमने देखा है, ओके, दैट्स इट। इफ क्वेश्चन कम्स यू कैन आंसर इजीली, ओके, दैट्स इट, क्लियर है इधर तक, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, क्लियर है, ओके, दैट्स इट अबाउट द बंडल कंडक्टर फ्रेंड्स, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हमने डिस्कस किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये प्रैक्टिकल में भी यूज होते हैं फीचर्स, और इसकी वजह से बंडल कंडक्टर हाई वोल्टेज के मतलब बियॉन्ड 270 केवी प्रेफर किया जाता है। बंडल कंडक्टर बियॉन्ड 270 केवी प्रेफर क्यों किया जाता है, उसके जो एडवांटेज हमें मिलते हैं उसकी वजह से वो प्रेफर किया जाता है, ओके, दैट्स इट अबाउट बंडल कंडक्टर। थोड़ा एक 2-3 पॉइंट बचा है, वही जस्ट एक लाइन के है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसी लेक्चर में खत्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, दैट्स इट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट्स इट। चलो फिर वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा, ठीक है, क्या है, सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन लेवल, क्या है, सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन लेवल, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन लेवल, ओके फ्रेंड्स। 5 मिनट के लिए रुक दो सिर्फ, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन उधर हमें पता होता है लेकिन हमने रिवाइज नहीं किया होता तो उधर जाके कंफ्यूज होता है। इधर सिर्फ वही पॉइंट हम रिवाइज करने वाले हैं और थोड़ा सा लॉजिकली ट्रिक से उसको समझ समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में वो कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ओके, तो थोड़ा सा अच्छे से हम समझेंगे उसको। सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन लेवल, ओके, इन द ट्रांसमिशन सिस्टम इंसुलेशन लेवल कैसे सिलेक्ट की जाती है, कौन से बेसिस पे सिलेक्ट की जाती है, कौन से बेसिस पे सिलेक्ट की जाती है। आपको फ्रेंड्स पता है इंसुलेशन कब डिसरप्ट हो सकता है, इंसुलेशन कब डिसरप्ट हो सकता है, अगर इंसुलेशन कब खराब हो सकता है, जब उसका जो वोल्टेज है, उसका जो वोल्टेज रेटिंग है उससे ज्यादा हमने उसको वोल्टेज दिया
और उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हमने उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया और उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो हमारा इंसुलेशन डिसरप्ट हो सकता है, इंसुलेशन खराब हो सकता है। तो बट ऑब्वियस है हमें इंसुलेशन ऐसा डिजाइन करना चाहिए ओके जो सस्टेन कर सके, हमारे सिस्टम का जो सबसे ज्यादा वोल्टेज है उसको सस्टेन कर सके ना। ओके सपोज सिस्टम का जो सबसे ज्यादा वोल्टेज है उससे कम इंसुलेशन लेवल आपने दिया तो बट ऑब्वियस आपका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इंसुलेशन लेवल ऐसा डिजाइन करना है सिस्टम में जो सबसे ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज आ सकता है उसको सहन करने वाला इंसुलेशन हमें डिजाइन करना है। तो बोलो फ्रेंड्स, सिस्टम में सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन सा आ सकता है, जब अपना स्विचिंग सर्जेस आती है। नॉर्मल वोल्टेज तो वो सहन कर लेगा, लेकिन जब आपका स्विचिंग सर्जेस आती है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, सिस्टम का वोल्टेज बढ़ जाता है। तो सिस्टम जब स्विचिंग सर्जेस आएगी तो उस इंसुलेशन ने सस्टेन करना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं ना स्विचिंग सर्जेस आए तो हम हमारे कंपोनेंट बाहर लेके चलो इधर खड़े रहो, जब स्विचिंग सर्जेस आएगी तो एक कंपोनेंट निकालो बाहर रखो, मतलब स्विचिंग सर्जेस पास हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक तो पहली बात है स्विचिंग सर्जेस कब आती है वो भी पता नहीं चलता, और जब तक आप निकाल लोगे तब तक आपका इंसुलेशन खराब हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपका इंसुलेशन लेवल ही उधर ऐसा बिठाओ कि आपका वो स्विचिंग सर्जेस जब आएगी तब वो सस्टेन कर पाएगा, तब वो सस्टेन कर पाएगा। तो बट ऑब्वियस है इंसुलेशन लेवल सिलेक्ट कौन से बेसिस पे करते हैं, द पीक वैल्यू ऑफ स्विचिंग सर्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इंसुलेशन लेवल ट्रांसमिशन सिस्टम में कैसे डिसाइड करते हैं, द पीक वैल्यू ऑफ स्विचिंग सर्जेस। पीक वैल्यू ऑफ स्विचिंग सर्जेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिए। इंसुलेशन लेवल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन पीक वैल्यू ऑफ स्विचिंग सर्जेस। पीक को अंडरलाइन करो, स्विचिंग सर्जेस को भी अंडरलाइन करो। स्विचिंग सर्जेस लाइटनिंग सर्जेस नहीं है, क्या है, पीक वैल्यू ऑफ स्विचिंग सर्जेस। स्विचिंग सर्जेस एंड स्विचिंग सर्जेस की क्या है, पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू नहीं है, आरएमएस वैल्यू नहीं है। एंड पीक वैल्यू इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होती है। क्लियर है इधर तक। इंसुलेशन लेवल इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन पीक वैल्यू ऑफ स्विचिंग सर्जेस। पीक वैल्यू ऑफ स्विचिंग सर्जेस। पीक वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्विचिंग सर्जेस। यू कैन से कौन सा भी आए एग्जाम में तो आपको आंसर मार्क करना है, क्या है, इंसुलेशन लेवल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन peak value of switching surges. Okay, that's it. Clear है, very very important, that's it. Then आप बोलोगे सर फिर हमें स्विचिंग सर्जेस से तो आपने बचा लिया, हमें इंसुलेशन को बचा लिया और सिस्टम को स्विचिंग सर्जेस से तो बचा लिया, लेकिन जो लाइटनिंग सर्जेस आती है उसको उससे कौन बचा लेगा, हमें उससे कौन बचा लेगा, क्योंकि लाइटनिंग सर्जेस is are very very higher than your switching surges. lightning surges का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ज्यादा होता है स्विचिंग सर्जेस, स्विचिंग सर्जेस से बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, मतलब आप लाइटनिंग सर्जेस के हिसाब से इंसुलेशन डिजाइन करने को जाओगे तो आपका ट्रांसमिशन लाइन कितना होगा पता है क्या। ओके, इस मतलब इतना एक 2 BHK साइज, 2 BHK आपका जो 2 BHK फ्लैट होता है उतना बड़ा आपको इंसुलेशन लेवल डिजाइन करना पड़ेगा, लाइटनिंग सर्जेस के हिसाब से किया जाएगा तो, क्योंकि लाइटनिंग सर्जेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो लाइटनिंग सर्जेस के हिसाब से किया गया, आपने किया इंसुलेशन डिजाइन, तो कोई भी स्विचिंग सर्जेस तो कुछ भी नहीं उसके सामने, एकदम चिल्लू सा है वो। तो आपका डिजाइन मतलब वो आया, मतलब वो उसके प्रोटेक्ट तो कर ही लेगा स्विचिंग सर्जेस को, लेकिन इंसुलेशन लेवल कितना ज्यादा होगा देखो ना। इतना तो हम कॉस्ट
इतना तो प्रैक्टिकली नहीं है ना, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो लाइटनिंग सर्जेस के खिलाफ कौन प्रोटेक्शन देता है ट्रांसमिशन लाइन को? ट्रांसमिशन लाइन को लाइटनिंग सर्जेस के खिलाफ कौन प्रोटेक्शन देता है? तो आपने देखा होगा फ्रेंड, जब ट्रांसमिशन टावर रन होते हैं और ट्रांसमिशन लाइन रन होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन, ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, सपोज ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, इधर एक आपका ओके, इधर एक आपका एक ट्रांसमिशन लाइन जाती है, सपोज ये आर है, ये वाई है एंड ये आपका बी है, सपोज ये बी है। ये ट्रांसमिशन टावर से आपकी ट्रांसमिशन लाइन रन हो रही है, ट्रांसमिशन टावर से आपकी ट्रांसमिशन लाइन रन हो रही है। ओके, तो लाइटनिंग सर्जेस के खिलाफ कौन प्रोटेक्शन देता है? तो आपने एक देखा होगा, इस टावर के ऊपर से, इस टावर के जस्ट ऊपर से, ओके, जब एक टावर को कनेक्ट ही रहती है, इस लाइन के ऊपर से टावर के जो टॉप होती है, उधर से एक लाइन रन होती है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वायर। क्या बोलते हैं? ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर। तो ये जो ग्राउंड वायर है वो आपके ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस, अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस। क्लियर है? ग्राउंड वायर प्रोटेक्ट्स द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राउंड वायर प्रोटेक्ट्स द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस। ओके, तो ग्राउंड वायर को दूसरा भी नाम है क्या? वो बोलते हैं अर्थ वायर। क्या एक नाम है? अर्थ वायर। दूसरा नाम है अर्थ वायर। ग्राउंड वायर को दूसरा नाम क्या है? अर्थ वायर। और एक नाम है शील्ड वायर। क्या? शील्ड वायर। एग्जाम में कौन सा भी नाम आएगा तो आप क्या आंसर मार्क करोगे? ग्राउंड वायर, अर्थ वायर और शील्ड वायर प्रोटेक्ट्स द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट द लाइटनिंग सर्जेस। क्या? ग्राउंड वायर को दूसरा नाम क्या है? अर्थ वायर। अर्थ वायर को दूसरा नाम क्या है? शील्ड वायर। इट प्रोटेक्ट्स द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस। लाइटनिंग सर्जेस के अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ओके, एक्चुअली क्या होता है, ये जो ग्राउंड वायर होती है, ये टावर को अपने इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ही होती है। इस टावर को क्या होती है? इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ही होती है, डायरेक्टली कनेक्ट होती है। एक जो ग्राउंड वायर है, ये टावर को डायरेक्टली कनेक्ट होती है। और आपको पता है ये टावर भी हमारा कंडक्टिंग होता है, मेटल का ही बना होता है ना, टावर भी हमारा मेटल का बना होता है। और ये टावर डायरेक्ट हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है। ये टावर कहाँ पे होता है? एक्चुअली ग्राउंड पे ही होता है ना, तो टावर डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होता है। जैसे ही लाइटनिंग सर्जेस इस ग्राउंड वायर के ऊपर गिरेगी, वो क्या करता है? इस टावर के थ्रू उसको ग्राउंड कर देता है। इस टावर के थ्रू उसको क्या कर देता है? ग्राउंड कर देता है। इस टावर के थ्रू ग्राउंड कर देता है। तो आप बोलेंगे सर ये इधर ट्रांसमिशन लाइन में नहीं जाता क्या? वो जो लाइटनिंग सर्ज है इधर ट्रांसमिशन लाइन में नहीं जाएगा क्या? ओके, इधर बीच में भाई इंसुलेशन है ना, बीच में भाई ये इंसुलेशन है। ओके, ये इंसुलेशन है और ये इधर डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट है। तो आपको पता है करंट ऑलवेज प्रेफर्स लो रेजिस्टेंस पाथ। उसको इधर ज्यादा रेजिस्टेंस का पाथ दिखेगा और ये एकदम लो रेजिस्टेंस है, एकदम लो रेजिस्टेंस है। तो इधर से वो लाइटनिंग सर्जेस ग्राउंड हो जाएगी। ओके, थ्रू टावर, टावर के थ्रू आपकी लाइटनिंग सर्जेस ग्राउंड हो जाएगी। ओके, और ग्राउंड वायर पे वो गिरेगी और टावर के थ्रू लाइटनिंग सर्ज आपकी ग्राउंड हो जाएगी। क्लियर है इधर तक? ग्राउंड वायर, सर्ज वायर, उसको ही क्या बोलते? ग्राउंड वायर, उसको ही क्या बोलते हैं? अर्थ वायर, उसको ही क्या बोलते हैं? शील्ड वायर। प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। देन इधर बात यहाँ पे लास्ट का पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लीज। ओके, लास्ट का पॉइंट क्या है? सर्ज अरेस्टर। और क्या है? सर्ज डाइवर्टर। लास्ट का पॉइंट क्या है? सर्ज अरेस्टर और सर्ज डाइवर्टर। सर्ज अरेस्टर और सर्ज डाइवर्टर। सर्ज अरेस्टर, उसका दूसरा नाम क्या है? सर्ज डाइवर्टर। सर्ज डाइवर्टर, सर्ज डाइवर्टर। ओके, सर्ज डाइवर्टर, सर्ज डाइवर्टर। हाँ, सर्ज डाइवर्टर और सर्ज अरेस्टर का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द सबस्टेशन इक्विपमेंट। आई एम नॉट सेइंग ट्रांसमिशन लाइन। इट प्रोटेक्ट्स द सबस्टेशन इक्विपमेंट,
मतलब आपका ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आपका सीटीपीटी हो गया, ओके दैट्स इट। मतलब जो जो सब स्टेशन में इक्विपमेंट होते हैं उसको स्विचिंग सर्जेस के खिलाफ प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? सर्ज डाइवर्टर, और दूसरा नाम क्या है उसको? सर्ज अरेस्टर और सर्ज डाइवर्टर प्रोटेक्ट्स द सबस्टेशन इक्विपमेंट अगेंस्ट स्विचिंग सर्जेस। अगेंस्ट क्या? स्विचिंग सर्जेस। ओके, अगेंस्ट स्विचिंग सर्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा वो, ये कभी कभी स्टूडेंट लाइट इसको इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस ऐसा लिख के आते हैं, नहीं है। सर्ज डाइवर्टर, सर्ज अरेस्टर गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस। और किसका प्रोटेक्शन करते हैं? सबस्टेशन इक्विपमेंट का, ट्रांसमिशन लाइन का नहीं, ट्रांसमिशन लाइन का नहीं। ओके, सर्ज अरेस्टर और सर्ज डाइवर्टर प्रोटेक्ट्स द सबस्टेशन इक्विपमेंट अगेंस्ट सर्ज डाइवर्टर, अगेंस्ट स्विचिंग सर्ज, सॉरी क्या है एक बार, सर्ज डाइवर्टर और सर्ज अरेस्टर प्रोटेक्ट्स द सबस्टेशन इक्विपमेंट अगेंस्ट स्विचिंग सर्जेस। ओके दैट्स इट। वो कैसे करते हैं? एक्चुअली सर्ज डाइवर्टर होता है आपका नॉन लीनियर रेजिस्टर होता है। ये क्या होता है? ये आप लिख के लिख सकते हो, इट इज अ नॉन लीनियर रेडियस। इट इज क्या होता है? नॉन लीनियर रेडियस, सॉरी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। नॉन लीनियर, ये क्या होता है एक्चुअली? नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ये क्या होता है एक्चुअली? नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। सर्ज अरेस्टर, सर्ज डाइवर्टर क्या होता है एक्चुअली? नॉन लीनियर रेजिस्टर। वो कैसे प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट को? ए सपोज आपका ट्रांसफॉर्मर है, ओके, और इधर से आपका इनकमिंग आ रहा है, इसको इधर से आपका क्या है? इनकमिंग आ रहा है, ओके, इनकमिंग आ रहा है, ओके, और इधर इसका आउटगोइंग है, इधर इसका आउटगोइंग है, ओके दैट्स इट। तो दोनों तरफ से भी सर्ज आ सकती है ना, दोनों तरफ से सर्ज आ सकती है। तो इधर क्या लगाते हैं? वो आपका सर्ज डाइवर्टर इधर क्या लगाते हैं, और एक ग्राउंड से कनेक्ट होता है। क्या होता है? ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ओके, इधर इसके दोनों तरफ क्या लगाते हैं? वो सर्ज डाइवर्टर। इसके दोनों तरफ क्या लगाते हो? सर्ज डाइवर्टर। ओके, ये भी सर्ज डाइवर्टर है और ये भी आपका सर्ज डाइवर्टर है। ये दोनों सर्ज डाइवर्टर क्या है? दोनों सर्ज डाइवर्टर है। तो सर्ज डाइवर्टर क्या करता है? जैसे ही स्विचिंग सर्ज इधर से आ गई और इधर से आ गई, ये पहले नॉर्मल, ये एक्चुअली नॉन लीनियर रेजिस्टेंस ही होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर रेजिस्टेंस ही होता है। नॉर्मल सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। नॉर्मल, जब आपका नॉर्मल सिचुएशन होता है, ओके, तो आपका इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, मतलब ये ऑलमोस्ट ओपन सर्किट होता है। नॉर्मल सिचुएशन को ये क्या होता है? ओपन सर्किट होता है, ओके। और जैसे ही इसके अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ गया, जैसे ही इसके अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसका नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। सपोज ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है, ओके, ये वोल्टेज है, उसका वो रेजिस्टेंस है, ये इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ये है, उसका रेजिस्टेंस ये है, ओके। इसका ग्राफ कैसे आता है? as voltage increases its resistance decreases, as voltage increases its resistance decreases, and normal voltage पे इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इट एक्ट एज अ ओपन सर्किट। और जैसे ही इसके अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ गया तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, और वो जो स्विचिंग सर्ज आई है वो इधर इसको पास कर जाता है, इधर इसको क्या करता है? ग्राउंड को कनेक्ट होता है, ये इधर वो जो स्विचिंग सर्ज आई है वो उसको ग्राउंड कर देता है, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बच जाता है स्विचिंग सर्जेस से, ओके दैट्स इट। तो सर्ज रजिस्टर और सर्ज डाइवर्टर प्रोटेक्ट्स द सबस्टेशन इक्विपमेंट अगेंस्ट स्विचिंग सर्ज, क्लियर है इधर तक?
ये जो लास्ट के 3 पॉइंट डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। क्लियर है? दैट्स इट। क्लियर है? दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अगला पार्ट शुरू करेंगे। ओके, दैट्स